हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉजीफाई। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब स्प्रिंग मेनली एक प्रो डेमोक्रेसी और एंटी गवर्नमेंट अपराइजिंग था। कंट्रीज़ जैसे ट्यूनेशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट और बहरीन, इन सब देशों में लोगों ने लार्ज स्केल पे अपने अपने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि लोगों को चाहिए था कल्चरल फ्रीडम, डेवलपमेंट और बेसिक राइट्स, जो कि इनके देश के रूलर्स अपने देश के आम लोगों को दे नहीं रहे थे। जिन भी देशों में अरब स्प्रिंग के समय लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सभी देशों में एक बात कॉमन थी कि एक सिंगल पर्सन ही कई सालों से पूरे देश पर राज कर रहा था। अरब स्प्रिंग की स्टार्टिंग ट्यूनेशिया से होती है, जब दिसंबर 2010 में मोहम्मद बोज़ेज़ी नाम के एक स्ट्रीट वेंडर ने खुद को आग लगा ली, क्योंकि उसको ट्यूनेशिया की पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये खबर पूरी ट्यूनेशिया में फैल गई। लोग गवर्नमेंट से गुस्सा तो थे ही, उनको एक और पॉइंट मिल गया। पूरे ट्यूनेशिया में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होने लगे और लोग वहाँ के प्रेसिडेंट बेन अली, जो कि ट्यूनेशिया पे अप्रॉक्सीमेटली 22 साल से राज कर रहे थे, उनको पद से हटाने की मांग करने लगे। 17 दिसंबर को जिस स्ट्रीट वेंडर ने खुद को आग लगाई थी, उसकी मृत्यु 4 जनवरी को हो गई। उसके डेथ के बाद प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे होने लगे। इतना मास प्रोटेस्ट होने लगा कि 14 जनवरी 2011 को बेन अली अपने वाइफ और बच्चों सहित सऊदी अरेबिया भाग गया। अक्टूबर 2011 में ट्यूनेशिया में पहली बार इलेक्शंस करवाए गए। ट्यूनेशिया के बाद अब बारी थी इजिप्ट की। इजिप्ट के रूलर का नाम था होस्नी मुबारक, जो कि इजिप्ट पे 30 साल से राज कर रहे थे। 25 जनवरी 2011 को इजिप्ट के कैपिटल कायरो में होस्नी मुबारक के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे मास प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पे हुए कि सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर होस्नी मुबारक के 30 साल का राज खत्म हो गया और इजिप्ट में भी डेमोक्रेसी आ गई। पर इजिप्ट में सिर्फ कहने को डेमोक्रेसी है, वहाँ की मिलिट्री ही पूरी कंट्री को चलाती है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इजिप्ट का रैंक 127 है, 170 कंट्री की लिस्ट में। ट्यूनेशिया, इजिप्ट के बाद अब प्रोटेस्ट लीबिया में भी स्टार्ट हो गए। प्रोटेस्ट देखते ही देखते सिविल वॉर में बदल गया। 42 साल का गद्दाफ़ी का रूल लीबिया पे ख़त्म हो गया। गद्दाफ़ी को मरवाने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि गद्दाफ़ी डॉलर के जगह गोल्ड को फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे यूज़ करने लगा था। गद्दाफ़ी के मरने के बाद भी लीबिया में डेमोक्रेसी नहीं आ पाई और आज के समय में लीबिया में सिविल वॉर चल रहा है। यमन में भी लोग मिड जनवरी 2011 से प्रोटेस्ट करने लगे। यमन के सिविल वॉर को समझने के लिए हमें यमन के लोगों को समझना होगा। यमन एक मुस्लिम कंट्री है, जिसकी 65% पॉपुलेशन सुन्नी है और 35% शिया है। यमन के तब के जो प्रेसिडेंट थे, अली अब्दुल्ला सैलेह, वो एक सुन्नी थे। यमन की जो 35% की शिया पॉपुलेशन थी, वो अब्दुल्ला सैलेह के ऊपर ये आरोप लगाती थी कि ये काफ़ी ज़्यादा शिया लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यमन की जो शिया पॉपुलेशन थी, वो अपने सुन्नी प्रेसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सैलेह जो थे, वो अपने बेटे अहमद अली सैलेह को यमन के आर्मी का चीफ बनाना चाहते थे, जिसके कारण तब के यमन के आर्मी चीफ मोहसेन अल अहमर और प्रेसिडेंट के बीच झगड़ा शुरू हो गया और आर्मी में भी कुछ प्रेसिडेंट सैलेह को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ अपने आर्मी चीफ अहमद को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण यमन की आर्मी काफ़ी वीक हो गई। ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, इसलिए ईरान ने यमन में शिया के लोगों को वेपन्स देना स्टार्ट कर दिया। यमन में गवर्नमेंट सुन्नी की है, इसलिए सऊदी ने सोचा अगर यमन में ईरान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया तो ये सऊदी के लिए ख़तरे की बात है। इसलिए सऊदी अरेबिया ने वहाँ के सुन्नी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यमन में ना कुछ भी एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ना ही वहाँ कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण वहाँ के यूथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में अलकायदा ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। यमन की करंट सिचुएशन की बात करें तो यमन में लगभग 2,50,000 लोगों की मौत
इस सिविल वॉर में अब तक हो चुकी है, जिसमें 1,30,000 लोग तो ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्ट कॉज से मरे हैं, जैसे कि लैक ऑफ फूड, हेल्थ सर्विसेज और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। फोर्ब्स के टॉप मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू विजिट के लिस्ट में यमन टॉप पे आता है, यानी कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सीरिया की। बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की तरह सीरिया में भी लोग अपने सरकार से परेशान थे। सीरिया में भी सिर्फ एक ही फैमिली रूल कर रही थी 1971 से, जो कि असाद फैमिली थी। आज के समय में जो सीरिया के प्रेसिडेंट है बशर अल असद, उनके फादर हाफिज़ अल असद 1971 से 2000 तक सीरिया के प्रेसिडेंट थे। 2000 में उनके फादर के मृत्यु होने के बाद बशर अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट बन गए और तब से आज तक बशर अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। सीरिया की पॉपुलेशन रिलीजन वाइज देखें तो सीरिया में 75% सुन्नी मुस्लिम हैं और सिर्फ 13% ही शिया मुस्लिम्स हैं, और बशर अल असद भी शिया ही हैं। सीरिया में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और पूरे देश में लोगों के पास बेसिक राइट्स तक भी नहीं थे। जब सीरिया के बाकी पड़ोसी देशों में अपने अपने डिक्टेटर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, तो मार्च 2011 में सीरिया के लोग भी असद फैमिली के रूल से परेशान होकर मास प्रोटेस्ट करने लगे। बशर अल असद ने अपने आर्मी फोर्सेस के मदद से इस प्रोटेस्ट को बहुत ही ब्रूटली तरीके से दबाने की कोशिश की, बट प्रोटेस्ट और भी लार्ज स्केल पे होने लगे। पहले तो प्रोटेस्टर्स ने हथियार सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए उठाया था, पर देखते ही देखते ये वायलेंस सिविल वॉर में बदल गया। धीरे धीरे इस वॉर में दूसरे कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होने लगे। सऊदी अरेबिया, यूएसए ये अपोजिशन को सपोर्ट करने लगा और ईरान आ गया बशर अल असद के सपोर्ट में। उधर सीरिया में जो कुर्द एथनिसिटी के लोग थे, जो कि खुद का एक देश कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, वो भी बशर अल असद के खिलाफ लड़ने लगे। कुर्द के लोग जो कुर्दिस्तान बनाना चाहते थे, उसमें कुछ पार्ट टर्की का भी आता है, इसलिए टर्की भी इस सिविल वॉर में कूद गया और बशर अल असद का सपोर्ट करने लगा। जबकि टर्की एक नेटो कंट्री है, बट सीरिया में यूएसए के अपोजिट लड़ रहा है। इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी के कारण सीरिया में आतंकवादी संगठन जैसे इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगे। 2015 आते आते तक बशर अल असद को ये समझ में आ गया कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। तभी बशर अल असद ने रसिया से हाथ मिला लिया। सितंबर 2015 में रसिया भी सीरियन सिविल वॉर में कूद गया। रसिया के आते ही बशर अल असद की पोजीशन सीरिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और आज 2021 की स्थिति ये है, भले ही सीरिया पूरी तरह खंडर में हो चुका है, पर बशर अल असद आज भी सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। अरब स्प्रिंग से अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो वो ट्यूनीशिया ही है। बाकी के देश जैसे लीबिया, यमन, सीरिया, इन देशों की हालत तो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।